सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरी तरह से स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे खास वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला एक आनुवंशिक विकार है और विश्व में सबसे ज़्यादा विकारों में से एक है। इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि NDSS यानी कि नेशनल डाउन सिंड्रोम सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका में हर 700 बच्चों में से एक बच्चा इस विकार के साथ पैदा होता है और ये रेशियो हमारे इंडिया में 1000 पे एक बच्चों का है। और ये वीडियो सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनके घर में बच्चे हैं या आस पड़ोस में हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरी हम आम लोगों के लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाने के बाद उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से नॉलेज हो तो हम प्रॉब्लम को आने ही नहीं दें। तो इसलिए सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम एक नेक काम करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये होता क्यों है, इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है। दरअसल प्रजनन के समय माता पिता के क्रोमोसोम्स बच्चों तक पहुंचते हैं। जो 46 क्रोमोसोम में से 23 माता के, 23 पिता के। अब क्या है कि ये दोनों क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं तो इसमें से 21वां क्रोमोसोम अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी का निर्माण कर देता है। यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बच्चों में कई तरह के फिजिकली और मेंटली विकार को पैदा करता है। तो चलिए अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारे डाउन सिंड्रोम बच्चों के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जिससे कि हमें पहचानने में आसानी हो, डायग्नोस करने में आसानी हो कि अगर हमारे बच्चे में या फिर आसपास किसी के बच्चे में है तो उन्हें हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाके उनका डायग्नोस करा सकें। तो इनमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, फेस का फ्लैट होना, छोटा सिर और कान का होना, इनकी आंखें जो हैं काफ़ी बादाम शेप में होती हैं, किसी की छोटी किसी की बड़ी होती हैं, उभरी व लंबी खुरदरी टंग होती है। जब उनका टंग आप निकाल के देखेंगे ना तो लंबी भी होती है और उसमें खुरदरापन होता है। हाथ और पैर का छोटा होना और गद्देदार भी होना, सिर, कान और उंगलियां छोटी वो चौड़ी होती है। यह सब डाउन सिंड्रोम के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिनको आप देख के काफ़ी हद तक आप इनको जज कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में या किसी आसपास के बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है। अब हम ये समझ लें कि हमारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे किस किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्या क्या इनके सामने डिफ़िकल्टी आती है। तो ये सामान्य बच्चों के कंपेयर में थोड़ा ये अलग होते हैं। इनमें कंसंट्रेट की कमी होती है, जिसके वजह से इनको किसी भी काम को सीखने पढ़ने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है और इनकी इसी वजह से इनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, जिससे किसी भी काम को करने या किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में या तो वो कर नहीं पाते हैं या फिर वो सही उनका डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब इन बच्चों की कुछ मेडिकल कंडीशन में भी काफ़ी इश्यूज आते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी काफ़ी देखा जाता है। इनकी आइज़ भी काफ़ी वीक होती हैं, कब्ज, नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि हमेशा ये अपना मुंह खोल के रखते हैं, इनके टंग बड़े होते हैं। इनमें मोटापा भी काफ़ी हद तक देखा जाता है, हृदय रोग, तमाम दिक्कतें आती हैं इन बच्चों को। इन बच्चों में ना इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो इनको क्या है तक किसी भी छोटी छोटी चीज़ में तुरंत से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन छोटे छोटे ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बच्चे फेस करते हैं। तो अब हम ये भी समझ लें कि इनके होने का रीज़न क्या है। ज़्यादातर देखा गया है कि हमारे जो नज़दीकी DNA है, यानी कि वो माता की तरफ से भी हो सकता है, पिता की तरफ से भी हो सकता है। अगर इनके बीच में किसी को पहले से डाउन सिंड्रोम है तो उन केसों में ज़्यादातर देखा जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ज़्यादा एज में बच्चे को कंसीव करना, 35 या इसके बाद अगर हम बच्चे को कंसीव करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। तो अब हम आते हैं इसकी रोकथाम पे, इसको हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग सभी शहरों में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं जो कि डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं।
जो कि बच्चे को कंसीव करने के 13 से 14 हफ्तों के बाद इसका हम टेस्ट करवा सकते हैं। हमारा मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूव कर गया है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन हो जाने के बाद अभी इसका कोई 100% इलाज तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, नियर नॉर्मल लेवल तक ले जा सकते हैं। ये भी बच्चे अपने नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं, नॉर्मल जॉब कर सकते हैं, नॉर्मल फैमिली में एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को, नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। बस इसमें कुछ बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थेरेपीज का यूज करना होता है। अगर बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए तो स्पीच थेरेपिस्ट से संपर्क कीजिए। अगर बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और छोटे छोटे तमाम थेरेपी हैं जिनसे इन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता है इनको अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। अभी तो हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 1983 तक इन बच्चों की औसत आयु जो थी 25-26 थी, लेकिन अब का ताज़ा रिपोर्ट है कि अब ये बच्चों की औसत आयु 60 से 65 के लगभग है, जो कि हमारा भी लगभग वही है। तो अब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि बच्चे को सही से इम्प्रूव करें, उनको सही से नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड करें, और इसमें हमारे थेरेपिस्ट बहुत मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो अगर ये वीडियो लगे आपको नॉलेजेबल तो इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये नहीं करना है तो इसको शेयर प्लीज़ ज़रूर करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। तो फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।